आज के सर जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के बारे में बताइए कि आज का जो रविदास आश्रम पटना में कार्यक्रम चलाया गया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो जितने पत्रकार बंधु हैं सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोगों ने बैठक रखी, उसका उद्देश्य जो बिहार में जो राजनीतिक परिवर्तन हुई है, बदले हुए राजनीतिक परिवेश में हम लोग आगे की रणनीति, हम लोगों का रणनीति क्या होगा, उस पे मंथन करने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ बैठक बुलाई। इस बैठक के माध्यम से जो हम लोगों ने निर्णय लिया है वो ये है कि बिहार में अम्बेडकरवादी सरकार बनाने के लिए हम लोग लड़ेंगे और ये दोनों से लड़ेंगे, मनुवादी पार्टी से भी लड़ेंगे और जो 50 साल से 30 साल से समाजवादी सरकार यहाँ चल रही है उनसे भी नैतिकता के आधार पे हम लड़ाई लड़ेंगे। चूँकि हम लोगों ने, हमारी पार्टी ये मानती है, समतामूलक समाज पार्टी, कि महागठबंधन न हमारा हित है और एनडीए न हमारा मित है। ये दोनों की विचारधारा जो है वो अम्बेडकरवाद, जो भारतीय संविधान के जो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पे आधारित समतामूलक समाज को निर्माण कर पूरे भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाने की जो बात या लक्ष्य रखी गई है उसको पूरा नहीं करती। और ये दोनों सरकार को बिहार की जनता ने देखा है। ये हमको ये मानना है, खास करके हमारे पार्टी के लोगों का, कि चाहे तो बीजेपी नीतीश की सरकार, चाहे तो कांग्रेस आरजेडी की सरकार, चाहे तो आरजेडी नीतीश कुमार की सरकार, ये तमाम सरकार बनी और बिगड़ी, लेकिन हमारी जो समस्या है खास करके अनुसूचित जाति का, वो जस का तस बना हुआ है। शोषण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि जब सरकार बदलती है तो शोषण करने का तरीका और शोषण करने वाले लोग सिर्फ बदल जाते हैं, पर शोषण लगातार यहाँ के अनुसूचित जाति पे होती रहती है। और शोषण से मुक्ति का एक ही मार्ग है, वो है अम्बेडकरवादी सरकार। इसलिए हम लोग बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच में एक नई तीसरी मोर्चा तैयार करके, अम्बेडकरवादी मोर्चा तैयार करके बिहार में एक मजबूत राजनीतिक विकल्प पेश करने के लिए आज हम लोगों ने ये बैठक करके निर्णय लिया है। और इस ही 2022 के ही अंतिम माह में दिखने लगेगा, जिसकी शुरुआत हम लोग नवंबर में बोधगया से पटना जन समस्या को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री को घेरेंगे। उस यात्रा में ही दिखेगा बिहार के तीसरी शक्ति के रूप में। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक बुलाया और सारे निर्णय हम लोगों ने लिया। बिहार में आपके सामने बहुत बड़ी एक संगठन है भीम आर्मी, जिसमें आपने बहुत दिन तक सक्रिय काम किया है, आप उनको किस तरह से चुनौती देंगे? देखिए, आपके पार्टी बनाने से पहले भीम आर्मी बहुत दिनों तक जमीनी स्तर का मुद्दा हो, दलितों पे शोषण का मुद्दा हो, बहन भाई किसी पे अत्याचार का मामला हो, वो कहीं न कहीं अपनी आवाज़ को बुलंद कर चुकी है बिहार में। तो आप अपनी पार्टी को उनके सामने किस तरह से देखते हैं? आपका कद क्या होगा उन भीम आर्मी के सामने, जहां से आप सक्रिय नेता होकर बाहर निकले हैं? देखिए, भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है और अमूमन वो जो है वो सामाजिक मुद्दे पे ही वो रोड पे आती है। पर समतामूलक समाज पार्टी राजनीति पार्टी है। हम समाज की जो समस्या है वो राजनीतिक रूप से हल करेंगे, राजनीतिक शक्ति भी उसको हम देंगे। अभी एक मिनट सुन लीजिए, आपकी पूरी जवाब मैं दे रहा हूँ। भीम आर्मी
सामाजिक संगठन है। आप ये कहिएगा कि नहीं वो राजनीतिक पार्टी भी है, तो आप देख लीजिए कि आप पूरे देश के मीडिया कभी चंद्रशेखर रावण को आज़ाद समाज पार्टी के रूप में देखा है? नहीं देखा है। कहीं भी न्यूज़ में देखिएगा भीम आर्मी चीफ दिखाता है कि नहीं? तो भीम आर्मी तो खुद राजनीतिक पार्टी जो उसकी है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो भीम आर्मी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, वो एक सामाजिक संगठन है, वो अपने समाज के क्षेत्र में काम करे, हम राजनीति के क्षेत्र में काम करेंगे, और जहां सत्ता और शासन की बात आएगी दोनों मिलके ले लेंगे। बिहार में यही है, बिहार में यही है। बिहार में अभी आप दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? ये तो आप लोग बता सकते हैं ना। हम लोग तो लड़ रहे हैं, पर हमारी लड़ाई सार्थक है या नहीं है, समाज हित में है या नहीं है, ये तो समाज और समाज के आईना आप लोग हैं। आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। फिर भी आप लोग कॉन्फिडेंस के आधार पर क्या कह सकते हैं? हाँ, कॉन्फिडेंस के आधार पे तो कहेंगे कि अगर नहीं दिखते तो ये भीड़ आपको नहीं दिखती। अगर जनता के और अपने महापुरुषों के और संविधान के अनुरूप अगर हमारी लड़ाई नहीं होती तो ये जो युवा ताकत आप देख रहे हैं इस बैठक में वो नहीं दिखता। और सारी लड़ाई जो है, चाहे हत्या का मामला हो, चाहे हमारे बेटी बहू के साथ दुराचार का मामला हो, चाहे राजनीतिक अधिकार का मामला हो, हम कहीं न कहीं इसको संवैधानिक और सचेत होकर इस मामला को उठा रहे हैं। ऐसा नहीं हो कि हम अपनी मामला को उठा के और खुद हम बीजेपी को मजबूत कर दें, ऐसा भी नहीं हम लोग कर रहे हैं। हम वही मुद्दा उठा रहे हैं कि हमारी जीत भी हो और भाजपा की हार भी हो, ये दोनों सुनिश्चित हो। ऐसा ना हो कि हम जीते और हमारे साथ साथ भाजपा भी जीत जाए, ऐसी लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं। हमारी जीत भी हो और भाजपा की हार भी हो, वही लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि आरजेडी जेडीयू के आने से जो बिहार में जो दलित की पार्टी वो खत्म हो जा रही है, उसके बारे में क्या बोलिए? हमको तो लग रहा है कि जब से आरजेडी है उसके बाद ही दलित की पार्टी बनी है। अगर जो लोग कहते हैं, तो हम जो राजनीतिक इतिहास देख रहा हूँ तो आरजेडी बनने के बाद ही तो दलित की पार्टी बनी है। चाहे लोजपा बनी हो, चाहे तो जीतनराम मांझी जी की पार्टी बना हो, ये तो कहीं न कहीं लालू और नीतीश जी के खिलाफ ही बना है। जंगल तो एक दलित आपको वोट क्यों देगा? जैसे आरजेडी जेडीयू है, उसका कोर वोटर है दलित और पिछड़ा, तो आप उन्हीं का करे राजनीति, तो आपको वोट क्यों देगा? उसका मेन वोटर क्या रहेगा? देखिए, हमको वोट ये देगा कि हम अम्बेडकरवादी सरकार बना रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि दलित नेतृत्व वाली जितनी पार्टियां हैं, चाहे लोजपा हो चाहे हम पार्टी हो, वो सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो 2-4 टिकट की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे तो वो चले जाएंगे एनडीए में, वहाँ पार्टी नहीं उनका कटोरा है, वो जाके मांगेंगे कि 4 टिकट दे दीजिए हमारे भाई भतीजा को। वो कोई महागठबंधन में जा रहे हैं कि हमको बेटा दामाद समधिन को टिकट दे दीजिए। उनकी लड़ाई सिर्फ इतना ही है, 2-4 टिकट का। दलित हमें इसलिए वोट देगा क्योंकि हम शासक बनने की बात कर रहे हैं, हम अम्बेडकरवादी विचारधारा वाली सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, इसलिए दलित हमारे साथ है, रहेगा। सवाल यहाँ बनता है कि आप जिन पे आरोप लगा रहे हैं, जैसे हम हो गए, लोजपा हो गए, कि 4-5 टिकट के लिए उनके साथ हैं, और कहीं आरजेडी जेडीयू कहीं आपको 4-5 सीट देंगे तो आप क्या कीजिएगा? मैं तो कह रहा हूँ कि हमें मास्टर चाबी चाहिए, हमको टिकट नहीं चाहिए, हमको टिकट नहीं चाहिए। अगर आपके पास फ्यूचर में आने वाला विधानसभा में 4-5 सीट विधायक का आप जीतते हैं तो कहीं ना कहीं कास लगाया जा सकता है आपके पार्टी से कि किन्हीं न किन्हीं के साथ तो आपको गठबंधन करना होगा। तो आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा पार्टी होगा और कौन सा ऐसा चेहरा जिसके साथ आप जाना नहीं, विधायक पे नहीं होगा, मुख्यमंत्री के पद देंगे तो होगा। अगर कोई पार्टी 4-5 विधायक और मुख्यमंत्री के पद देते हैं तो गठबंधन खोल के कर लेंगे, बीजेपी से भी कर लेंगे। तो ऑलरेडी उनके पास अगर भाजपा है, राजद है, इतनी बड़ी पार्टी है बिहार में, तो उनके पास तो ऑलरेडी पहले से मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो आपको किस तरह से वो देखेंगे? मुख्यमंत्री के लिए तो नहीं देख सकते, इसलिए तो मैं कहीं ना कहीं आपको अपना खुद का रास्ता तय करना। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तीसरा विकल्प बिहार में मैं खड़ा कर रहा हूँ। एक, यहाँ सरकार चली है मनवादियों का, यहाँ सरकार चली खांटी समाजवादियों का, यहाँ सरकार चली है गोडसेवादी समाजवादियों का, अब फिर से समाजवादी एक हुए हैं। पर अब सरकार जो 2025 में बनेगी, लिख लीजिए, ये अम्बेडकरवादियों की सरकार बनेगी। सबके मौका मिला, सबके बारी बारी, तो अब ये अम्बेडकरवाद की बारी आई है, अब ये हम लोग सरकार यहाँ लेंगे और देश में बनी भी है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, जितने भी बिहार में पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं उन सारे लोगों का पृष्ठभूमि है, क्योंकि जैसे तेजस्वी की बात करें तो उनके पिता लालू जी के विरासत से मिला है,
चिराग की बात करें तो उनको विरासत में मिला है, सारे लोगों को विरासत में मिला है। आपके विरासत में राजनीति नहीं मिली तो आप कैसे सफल हो पाएंगे? जी, मेरे विरासत में लोकतंत्र मिला है, हमारे विरासत में जनतंत्र मिला है, जनता की ताकत मिली है। और ये जो राजतंत्र में होता है, बेटा के जगह पे बाप, बाप के जगह पे पोता, तो ये समय आएगा ना कि किन की विरासत किन को पटकेगा। हमें पूरा विश्वास है अपने महापुरुषों पे कि जिनको लोकतंत्र की विरासत मिली है उन्हीं का जीत होगा। और हमें लोकतंत्र के ये जो विरासत है वो हमको नेतृत्व दिया है। हमारे पीछे तो कोई बाप दादा नहीं दिए हैं, पर हमें गर्व है कि हमारा लोकतंत्र जो है वो हमको विरासत सौंप रही है और हम लड़के लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।